नमस्कार दोस्तों यह बात 19वीं सदी की है जब यूरोप के एक पादरी ने एक अद्भुत खोज कर डाली। यह खोज अपने समय से इतनी आगे थी कि प्रकाशित होने के लगभग 36 साल तक जिसने भी इसे पढ़ा किसी को भी इसके महत्व का एहसास नहीं हुआ। दोस्तों, किसी के घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग उसमें उसके माँ बाप, दादा दादी तथा उसके करीबी रिश्तेदारों की झलक तलाशते हैं और यह वास्तविकता है कि बच्चों में अपने पूर्वजों की झलक जरूर होती है। इसके पीछे रहस्य क्या है? यह सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों और अन्य लोगों के दिमाग में घूमता था। दोस्तों, जिस वैज्ञानिक ने इन सवालों का हल निकाला, जिस पर आज दुनिया को नाज है, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। मेंडल ने बताया कि कुछ नियमों के अनुसार माँ बाप के गुण बच्चों में आते हैं और उनके इसी खोज की वजह से आज उन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो दोस्तों, जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है ग्रेगर जॉन मेंडल और आज इस वीडियो में हम इन्हीं की लाइफ हिस्ट्री को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन 1822 से शुरू होकर 1884 को खत्म हो जाता है। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान के घर में हुआ और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 में हुई। बचपन में उनका नाम सिर्फ जॉन मेंडल था। ग्रेगर की उपाधि उन्हें चर्च ज्वाइन करने के बाद में मिली। मेंडल को अपने पिता के साथ खेतों पर पेड़ पौधों की देखभाल करने में बहुत आनंद मिलता था। बचपन से ही वह अपने पिता से कई प्रकार के प्रश्न पूछा करते थे, जैसे फूलों के रंग अलग अलग क्यों होते हैं, बीज का आकार अलग अलग क्यों है, एक ही फसल के कुछ पौधे छोटे और बड़े क्यों हैं। लेकिन उनके पिता के पास मेंडल के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि ये प्रश्न सिर्फ मेंडल के दिमाग में ही थे। उस वक्त के वैज्ञानिक भी यही प्रश्नों के हल ढूंढ रहे थे, परंतु किसी को सफलता नहीं मिल रही थी। मेंडल के पिता उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। गरीब होने के बावजूद मेंडल के पिता ने मेंडल को 4 वर्ष कॉलेज में पढ़ाया और उनकी ग्रेजुएशन पूरी करवाई। परिवार की गरीबी के चलते मेंडल ने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया था। जब वे 21 वर्ष के हुए तब उन्हें एक चर्च में काम मिल गया। यहाँ सेंट ग्रेगरी के सम्मान में इन्होंने ग्रेगर शब्द अपने नाम के आगे जोड़ लिया और तब से लोग इन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जानने लगे। इसी चर्च में एक छोटा सा बगीचा भी था, क्योंकि बचपन से ही इन्हें पेड़ पौधों में आनंद मिलता था, इसलिए ये उस बगीचे की देखभाल करने लगे और यह देखकर चर्च कमेटी ने उन्हें बगीचे की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ समय बाद 1847 में उन्हें चर्च का पादरी बना दिया गया। मेंडल की विज्ञान में रुचि देखकर चर्च कमेटी ने उन्हें 2 वर्ष के लिए वीनिया यूनिवर्सिटी में अपने खर्च पर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए भेज दिया। यहाँ इन्होंने 1851 से 1853 तक मैथमेटिक्स और साइंस की पढ़ाई की। वीनिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद इनकी रुचि साइंस में और अधिक बढ़ गई और जो प्रश्न उनके दिमाग में बचपन से घूम रहे थे उनका उत्तर जानने की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई। इसी रुचि के चलते उन्होंने 1853 में वीनिया की जूलॉजिकल और बॉटनिकल सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। इस सोसाइटी में तब के जाने माने वैज्ञानिक अपनी खोज को रखते थे और यह सोसाइटी उनकी खोज को अपनी किताबों में छपवा कर दुनिया को बताती थी। इस सोसाइटी में उन्हें मटर के पौधों पर वीविल नाम के कीड़े की वजह से होने वाले नुकसान पर अध्ययन करने का मौका दिया गया। बस यहीं से उनकी रुचि मटर में शोध कार्य करने में आ गई। यहाँ पर उन्होंने मटर के पौधों में कई प्रकार की भिन्नता देखी, जैसे कि कुछ मटर चिकनी और कुछ झुर्रीदार क्यों हैं, कुछ मटर के पौधों में लाल रंग के फूल तो कुछ में गुलाबी रंग के फूल क्यों आते हैं। इस प्रकार से 7 कैरेक्टर मेंडल ने मटर के पौधों में देखे जो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न थे और यहीं से मेंडल ने निर्णय लिया कि इन प्रश्नों का हल वे स्वयं खुद ही निकालेंगे और उन्होंने एक शोध कार्य करने का निर्णय लिया। अपने चर्च के उस छोटे से बागीचे में उन्होंने मटर के पौधों के साथ तथा उन 7 प्रकार के कैरेक्टर पर अपना शोध कार्य करने का निश्चय किया। मेंडल का ऐतिहासिक प्रयोग 7 साल तक यानी कि 1857 से 1864 तक चला। कुछ किताबों में आपको 1856 से 1863 भी मिल जाएगा। अपने इस प्रयोग में मेंडल ने 32 वैरायटी यूरोप की अलग अलग जगह से खरीद कर लाए। 1857 में उन्होंने इन 32 वैरायटी पर प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट किया
क्योंकि वे सिर्फ होमोजाइगस वैरायटी पर ही अपना प्रयोग करना चाहते थे। इस प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट में उन्हें 32 वैरायटी में से केवल 22 होमोजाइगस मटर की वैरायटी प्राप्त हुई और सिर्फ इस प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट में ही उन्हें 3 साल का समय लग गया और इन्हीं 22 वैरायटी पर उन्होंने अपना आगे का प्रयोग शुरू किया। मेंडल ने लगभग 10,000 प्लांट पर निरीक्षण किया और बारीकी से उन पर अपना शोध कार्य किया और अंत में उन्हें अपने प्रश्नों का हल मिल ही गया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी इस खोज को दुनिया को बताना चाहते थे। उन्होंने 1964 में ही अपने शहर के वैज्ञानिकों की एक सभा बुलाई और अपनी खोज को उनके सामने रखा, पर मेंडल ने यह महसूस किया कि कोई उनकी इस खोज को समझ नहीं पा रहा है। उन वैज्ञानिकों की तरफ से बेमन बजाई गई तालियों में उन्हें विचलित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी शोध को कागजों पर लिखकर उसे एक शीर्षक दिया और वह शीर्षक था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि मेंडल ने यह शोध पत्र जर्मन भाषा में लिखा था, तो तब यह शीर्षक जर्मन भाषा में ही था और जर्मन भाषा में इसे कहते हैं वर्शु ओवर फ्लेंजन हाइब्रिडन। इंग्लिश भाषा में इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया और इंग्लिश भाषा में इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और उन्होंने अपने शोध पत्र को ब्रुन शहर की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में 8 फरवरी और 8 मार्च 1865 को होने वाली सभा में पेश किया, पर यहाँ पर भी उन्हें सिर्फ बेमन तालियां ही मिली। किसी ने उनकी इस खोज की तारीफ नहीं की। 1866 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने अपनी किताब की वॉल्यूम 4 में उनके इस शोध पत्र को प्रकाशित भी किया, परंतु उनका यह शोध पत्र किताबों में धूल खाने लगा। किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया और जिसका ध्यान गया उसको यह शोध समझ ही नहीं आई। तो दोस्तों अब बात आती है कि 1866 के बाद क्या हुआ। मेंडल ने अपनी शोध का क्या किया, लोगों को ये शोध कैसे समझ में आई, कब मेंडल को उनके इस महत्व का पता चला। दोस्तों ऐसा बताते हैं कि उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मेंडल के समकालीन चार्ल्स डार्विन को मेंडल की इस खोज का महत्व समझ आ गया था। दोस्तों आप सभी ने चार्ल्स डार्विन का नाम तो सुना ही होगा। उस समय चार्ल्स डार्विन की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी और आज भी है। चार्ल्स डार्विन समझ गए थे कि मेंडल ने यह खोज करके विज्ञान की दुनिया में एक इतिहास रच दिया है। चार्ल्स डार्विन को डर था कि कहीं उनका इम्पोर्टेंस लोगों के बीच कम ना हो जाए, तो चार्ल्स डार्विन ने मेंडल को मटर पर किए गए प्रयोग को हॉकवीड, फ्रेंच बीन और हनी बी पर करने को कहा। मेंडल ने चार्ल्स डार्विन की बात मानकर हॉकवीड, फ्रेंच बीन और हनी बी पर शोध कार्य प्रारंभ कर दिया। मेंडल ने हॉकवीड की 26 वैरायटी पर अपना शोध कार्य किया, परंतु जो रिजल्ट उन्हें मटर के पौधों में मिले वही रिजल्ट हॉकवीड में नहीं मिला, क्योंकि हॉकवीड में एपोमिक्सिस नाम की प्रक्रिया पाई जाती है। एपोमिक्सिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि मेंडल का प्रयोग सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने पर ही लागू होता है। ठीक उसी तरह हनी बी में भी पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है, जहां बिना फर्टिलाइजेशन के अनफर्टिलाइज्ड एग ड्रोन बन जाता है, मेल हनी बी बन जाता है, और हनी बी में भी मेंडल का प्रयोग फेल हो गया। शायद डार्विन यह बात जानते थे कि हॉकवीड और हनी बी में मेंडल का प्रयोग सफल नहीं होगा। मेंडल की इस असफलता से उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्हें भी लगने लगा कि मटर पर किया गया मेरा प्रयोग शायद एक तुक्का था। उसके बाद मेंडल अपने चर्च के कामकाज में और अधिक व्यस्त हो गए और शोध कार्य पर उनका ध्यान नहीं गया, और देखते ही देखते 6 जनवरी 1884 में मात्र 62 साल की उम्र में किडनी में प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और एक महान वैज्ञानिक के जीवन का अंत हो गया। तो जीवित रहते हुए उन्हें कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिला। किसी भी वैज्ञानिक ने उनकी इस शोध को, उनकी इस खोज को नहीं सराहा। तो दोस्तों अब बात आती है कि मेंडल को उनके काम का प्रोत्साहन कब मिला। वे कौन थे जिन्होंने मेंडल की शोध को फिर से जीवित किया। आखिर मेंडल की रीडिस्कवरी कब हुई और किसने की। दोस्तों ये बात है मेंडल के शोध पत्र प्रकाशित होने के 36 साल बाद, मतलब सन 1900 की। 3 वैज्ञानिक जिनका नाम हुगो डिवरीज, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, जो ओनियोथेरा पर काम कर रहे थे,
दूसरे वैज्ञानिक कार्ल कॉरेंस जो जर्मनी के रहने वाले थे, मेज और मटर के ऊपर काम कर रहे थे। तीसरे वैज्ञानिक एरिक वॉन शर्माक, ये ऑस्ट्रिया के ही रहने वाले थे और ये कई फ्लावरिंग प्लांट्स पर काम कर रहे थे। इन तीनों वैज्ञानिकों के मन में भी वही प्रश्न थे जो मेंडल के मन में थे। इन तीनों वैज्ञानिक इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के बारे में सोचा। इन तीनों ने अलग अलग रहकर एक दूसरे से संपर्क किए बिना अपनी शोध की शुरुआत की। अपनी शोध को शुरू करने से पहले इन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी था कि कहीं यह खोज किसी और वैज्ञानिक ने तो नहीं कर ली है, और वे कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस खोज पर काम किया है और जिन्हें सफलता हासिल नहीं हुई है। और इसी दौरान इन तीनों वैज्ञानिकों को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की वॉल्यूम 4 किताब में मेंडल का वह ऐतिहासिक शोध पत्र मिल गया। मेंडल के शोध पत्र को पढ़कर ये तीनों वैज्ञानिक अचंभित और आश्चर्यजनक रह गए कि जिन प्रश्नों का हल किसी को नहीं पता, उनका हल तो मेंडल नाम का व्यक्ति 1866 में कर चुका है। और दोस्तों, यहीं से मेंडल की खोज फिर से जीवित हो उठी और वैज्ञानिकों के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया। उस समय के एक बड़े ही मशहूर वैज्ञानिक विलियम बैटसन ने मेंडल की खोज को फ्लोरा नाम की बुक में 1901 में फिर से प्रकाशित करवाया और उनके सभी एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया। 1902 में बैटसन ने मेंडल के लिखे हुए शोध पत्र को, जो कि जर्मन भाषा में था, उसे इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया, जिससे सारी दुनिया के लोगों को यह आसानी से समझ में आ सके। सन 1905 में बैटसन ने जेनेटिक्स शब्द दिया। दोस्तों, जेनेटिक्स की नींव तो मेंडल ने 1866 में ही रख दी थी, परंतु जेनेटिक्स का जन्म 1900 में हुआ और उसका नामकरण 1905 में बैटसन के द्वारा किया गया। बैटसन ने मेंडल के सभी एक्सपेरिमेंट को अलग अलग प्लांट और एनिमल पर किया और सभी एक्सपेरिमेंट को अपनी एक बुक, जिसका नाम मेंडल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी था, उसमें बताया। दोस्तों, इस पुस्तक में मेंडल की खोज के सभी सबूत थे। यह पुस्तक जेनेटिक्स के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस पुस्तक ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के प्रश्नों को हल कर दिया। 1936 में R.A. फिशर नामक वैज्ञानिक ने मेंडल के शोध पत्र का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उनको सही साबित किया और अपनी बुक एनल्स ऑफ साइंस में बताया। तो दोस्तों, ये थी